अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस सीरीज, जैसे कि हमने इसके ऊपर 4 वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर दी हुई हैं और इस सिलसिले में आज हम 5वीं वीडियो यानी एक तरह से 5th लेक्चर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और कुछ मसरूफियात और कुछ पढ़ाने का सिलसिला थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है हम लोगों का, जिसकी वजह से कुछ वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन चूँकि आप लोगों से बात की हुई है कि आपकी खिदमत में वीडियोस हम पेश करेंगे, इसी सिलसिले में आपके लिए हम 5th वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है और इसके अंदर हमने तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि हम इसके बाद आपको 18 समझाएंगे, क्योंकि 16 के बाद 18 निस्बतन समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले पढ़ते हैं और ये 6.2 का सीक्वेंस सीरीज का एक आसान क्वेश्चन है, जो शॉर्ट में आने के थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट बजाय नहीं होते हैं लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। फिर बच्चे ये कहते हैं कि पेपर आउट आया था। तो बेसिकली क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते रहते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे टीचरों की नज़र में इम्पोर्टेंट होते हैं, वो जब आते हैं ना तो किसी को कोई ऐसी मुश्किल नहीं महसूस होती। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचर जो है वो ये कह देते हैं कि भाई ये तो कभी आया नहीं या इसके आने के चांसेस नहीं है। तो मेंटली तौर पे फिर बच्चे जो है वो उन क्वेश्चंस को माइंड के अंदर बिल्कुल नहीं रखते कि ये आने के चांसेस है, और जब आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि पेपर आउट आया था, चेंज आया था, मुश्किल आया था। लेकिन एक अच्छे नंबर लेने के लिए मैं एक पते की बात बता दूं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, अगर आपने यानी कि फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर अगर आपने 90 को क्रॉस करना है तो कुछ इम्पोर्टेंट देखा नहीं जाता, बल्कि सारे ही क्वेश्चन तकरीबन करने चाहिए। और एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि मैट्रिक के अंदर अच्छे नंबर मेरे हिसाब से 90 के बाद स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर अच्छे नंबर जो है वो तकरीबन आपके 80 के बाद हो जाते हैं, क्योंकि इंटर के अंदर 80 से ऊपर नंबर लाना इतना आसान नहीं होता और मैट्रिक के अंदर 90 से ऊपर लाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत माजी के लिहाज से मैट्रिक लेवल में अगर पूरे कराची में हमारे तकरीबन 1800 बच्चे जो है वो 99 नंबर ले आते हैं और 800 बच्चे जो है वो तकरीबन 100 में से 100 लाते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो बाजू का ऐसा होता है कि पूरे कराची में किसी के 100 नहीं आते। अगर एक आध MCQs मुश्किल आ जाए या किसी क्वेश्चन में कोई एक आध टेक्निकल बात दे दें तो फिर हमारे किसी बच्चे के 100 नहीं आते, और ऐसा हुआ है। लेकिन अगर 100 आते भी हैं तो जैसे अभी मिसाल दी कि मैट्रिक के अंदर फॉर एग्जांपल 800 बच्चों के 100 में से 100 आते, तो फर्स्ट ईयर में अगर पेपर बिल्कुल ही इजी है तो फिर 100, 120 तकरीबन इतने 100 नंबर आ जाते हैं। लेकिन एवरेज जैसे पेपर में एक MCQs भी थोड़ी सी टफ आ जाए तो 99 तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन 100 आपको बाजू का 20, 35 इस तरह भी आपको मिल सकते हैं। लिहाजा 100 के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, 99 में तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें कहा जा रहा है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीरीज of which the sum to n terms is 1/2 n स्मॉल ब्रैकेट है 7n - 1। एक आज आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर आप ये बात सुन रहे हैं और आपसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि यहाँ पे जो लफ्ज सीरीज लिखा हुआ है इसमें और सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या फर्क है, आप अपने कमेंट्स के जरिए
हमें बताएं कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। ये मैं आपको बता देता हूं कि प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस एक ही बात है, लेकिन सीरीज जो है वो अलग चीज होती है। आपने अपने कमेंट्स के जरिए बताना है कि सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और फिर आप जवाब देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या तो कहूँगा आप करेक्ट हैं, अगर आप रॉन्ग होंगे तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगा। क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक 100 में से शायद 3 स्टूडेंट हैं जिनको ये मालूम है कि सीरीज क्या होता है या क्या होती है। ठीक है, तो लिहाजा कभी कभार हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है फाइंड द सीरीज, तो बच्चे जो है वो प्रोग्रेशन बना देते हैं या सीक्वेंस बना देते हैं। तो आप अपने मैसेज के जरिए हमें इसका जवाब दें कि सीरीज और सीक्वेंस में क्या फर्क होता है, और हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लिहाजा इस क्वेश्चन को हम चलते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमें SN का एक सिलसिला दे दिया हुआ है कि वो कह रहा है कि देखिए होता ये बेसिकली कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स हमें मालूम करनी है और उसे सीरीज के अंदर बताना है, और उस कहता है कि एंड टर्म का अगर सम ये हो तो आप ये बताएं। तो ऐसी सूरत में बेसिकली होता पता है क्या है कि हमने सोल्यूशन लिखने के बाद हमने करना क्या है कि इसे SN ले लेना है। ठीक है, और 1/2 n और 7n माइनस का 1। अच्छा, बेहतर कॉन्सेप्ट देने के लिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये बनता कैसे, या ये जो बात कही है अगर हमने समझनी है तो क्या है। देखिए होता ये है कि बेसिकली ये जो हमें उन्होंने हमारे से रिक्वायरमेंट तो उसकी ये है कि हमें आप T1 बताओ। ठीक है, T1 बताओ क्या आ रहा है, T2 बताओ क्या आ रहा है, और इसी तरह T3 क्या आ रहा है। यानी कि शुरू की हमें 4 टर्म्स हमें यहाँ पे बतानी है कि ये क्या आ रही है। तो रिक्वायरमेंट तो ये कि फर्स्ट 4 टर्म्स आपको सीरीज की पता करनी है, जबकि आपको उन्होंने एन टर्म का जो सम है यानी SN ये दिया है। अच्छा, ये कैसे बनता है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर फर्ज करें कोई भी मैं ये क्वेश्चन बनता कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ से आया। अगर फर्ज करें मैं कोई भी 4 नंबर के डिफरेंस से एक सीक्वेंस बना लूं। ठीक है, आप जान चुके होंगे, हमारी पहली वाली वीडियोस को देखी होगी आपने। आज इस सिलसिले में हमारा 5th लेक्चर है, और इससे पहले हमने 4 लेक्चर आपकी खिदमत में पेश किए हैं। तो ये देखें कि अगर फर्ज करें हमारे पास कोई सीक्वेंस है, वो 4 नंबर के डिफरेंस से चल रहा है, तो हम अगर ये क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं ना, तो हमें क्या है कि SN के फॉर्मूले के अंदर करना क्या है। बेसिकली ये होता है n/2, ये होता है 2a प्लस n-1, और यहाँ पे d होता है। तो आप देखें a हमारे पास क्या है 4 है, और d क्या है हमारे पास 8 में से हमने 4 लेस किया तो 4 आया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि n को n ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे भी n ही है, n/2 है, और a की जगह हमारे पास 4 है। इसी तरह n जो है वो n ही रहेगा, और d की जगह हमारे पास 4 है। इत्तेफाक से हमने पहला नंबर भी 4 रखा और डिफरेंस भी 4 रखा, जिससे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता हुआ तो महसूस नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल जो भी कर लिया वो ठीक है। अब आप ये देखिए n/2 है, तो ये 8 हो गया प्लस 4n माइनस के 4। भाई अच्छा ही बन गया। मेरा ख्याल था ये टर्म कट जाएगी, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 8 आ गई। ठीक है, अच्छा बन गया। ठीक है, अब ये 4n आ गया, और 8 में से 4 लेस किए तो कितना आ गया 4। हाँ, फर्दर ये कि यहाँ से 2 कॉमन लेके ये इससे कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 2n माइनस का 2। तो 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया n,
2n माइनस का 2। अब आप इसको देखें और आप इसको देखें, ये 2 नहीं कटता अगर यहाँ पे 3 होता, तो फिर तो आपको इसी वजह से मैंने थोड़ा सा कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा इतना मजेदार नहीं बन रहा, क्योंकि ये कट ही गया बिलाखिर। और अगर ये नहीं कटता तो आप बताओ, यहाँ n/2 होता, यहाँ 2n माइनस का 3 लिखा होता, तो ये दोनों तो काफी हद तक एक जैसे थे ना, एक जैसे, और ये काफी एक जैसे थे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। हम खुद भी अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस ले लें, उसके अंदर डिफरेंस सेम रख लें और n को n रहने दें, बाकी a और d की जगह वैल्यू रख के जो आए ये हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे कि ये किसी सीक्वेंस का Sn है, जैसे कि अभी कहा जा रहा है। लेकिन हमारे पास अब रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें T1 चाहिए, T2 चाहिए, T3 चाहिए, T4 चाहिए। इस क्वेश्चन के बाद ही आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ आएगा, जो पेपरों में अक्सर आया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही आ सकता है, तो पुट करेंगे n को 1, ठीक है। तो यहाँ पे S1 आएगा तो 1/2 है, तो n की जगह 1 आ गया, और 7 × 1 आया, -1 है। आगे चलते हैं तो 1/2 है, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। इसको इससे कट किया तो हमारे पास इसका आंसर 3 आ गया। अब आप एक बात याद रखें कि S1 T1 A ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारी सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है वो A कहलाती है, और पहली टर्म को T1 कहते हैं, और अगर पहली टर्म को कहें उसका सम क्या होता है तो वो S1 होता है। लिहाजा याद रखें कि S1 T1 A तीनों एक जैसे हैं। अब हमें करना क्या है कि बेसिकली हमें पहली टर्म तो हमारी ओके हो गई है। अब सेकंड टर्म के लिए भी हमने क्या करना है कि हम इसके इसी Sn के फॉर्मूले में पुट करेंगे n की जगह 2, तो क्या हो जाएगा S2 1/2 × 2, और 7 × n की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1, 2 से 2 कट हो गया, और यहाँ पे 7 2 14, 14 में से 1 लेस हुआ तो 30। तो भाई सेकंड टर्म हमारी जो है वो सेकंड टर्म नहीं बल्कि S2, यानी कि दो टर्म का सम कितना आ गया 13, लेकिन हमें तो T2 बताना था। तो याद रखें कि हमारे पास जो S2 है वो बेसिकली क्या होता है कि वो हमारे पास होता यूं है कि T1 और T2 दोनों को ऐड करें तो S2 आता है। अब S2 आया है 13 और T1 हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसीलिए हमने ये 3 शक्लें लिखी थी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है। तो T2 हमारी टर्म अब कैसे निकल आएगी कि T2 जब यहाँ स्टिल होगा और 13 के पास ये -3 हुआ तो T2 हमारे पास 10 आ गया। इस तरीके से हमने सेकंड टर्म भी फाइंड आउट कर ली, फर्स्ट टर्म भी हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। T1 हमारे पास 3 आया। इस तरह अगर आप बॉक्स बनाते जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, और T2 भी आ गया। अब हमें जो है ना इसकी जान छोड़ देनी है, सही है, क्योंकि इसकी जान हमें इसलिए छोड़ देनी है कि अब हमें डायरेक्टली फॉर्मूले लगा देने के थर्ड टर्म का हमारा जो फॉर्मूला है T3 वो बेसिकली बनता है A + 2D, ठीक है। हमने इससे पहली वीडियोस में इसका जिक्र किया था। हमारी इससे ये आज 5th लेक्चर है हमारा। इससे पहले हमने 4 लेक्चर दिए हैं। आपने पहले लेक्चर देखने इसके बारे में इम्पोर्टेंट इस साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा मतलब ये आई बटन आ रहा है, आप इसे क्लिक करें तो हम आपको इससे पहले वाली वीडियोस आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगी। और अभी हम ये चल रहे हैं इसको, तो T3 जो है हमारे पास देखें अब क्या होगा कि A तो हमारे पास आ चुका है। अब आप देखें हमने यहाँ पे ये 3 क्यों नंबर लिखे S1 T1 A1। अब T1 का जिक्र आया था यहाँ पे, वो भी हमें मालूम होना चाहिए, ये तीनों सेम होते हैं। तो A की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3, जबकि यहाँ 2 है, और D हमने यहाँ पे नहीं निकालना पड़ेगा। D कैसे आएगा, और D का फॉर्मूला हमने इससे पहले वीडियोस में बताया था कि D हम यहाँ निकाल लेते हैं
डी के लिए हम क्या करते हैं, T2 में से T1 को लेस करते हैं। तो बताएं T2 हमारे पास क्या है, T2 हमारे पास ये निकला हुआ है 10 और T1 हमारे पास क्या है, T1 3 है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इस लिहाज से हमारे पास D भी आ चुका है, तो D हम यहाँ डायरेक्ट रखेंगे और हमें जो है वो 7 2 14 हुआ और 14 और 3 17। तो T3 हमारे पास आ गई आपके पास 17 टर्म और इसी तरह हम T4 टर्म निकालेंगे तो A + 3D आ जाएगा और A हमारे पास 3 है, यहाँ से देख सकते हैं, और 3 हमारे पास फॉर्मूला कह लें उससे आया हुआ है और D 7 है और इस तरीके से 3 और 7 3 21 हो गया और ये 24, लिहाजा हमने 4 टर्म भी फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया और हमने चारों टर्म इसकी मालूम कर ली हैं और चारों टर्म को हम किस तरीके से लिखेंगे, और वो जैसे कि T1 हमारे पास 3 है, इन्होंने क्या कहा था, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीरीज, के शुरू की 4 टर्म हमें सीरीज की बतानी है जो आपकी खिदमत में आ चुकी है। और लिहाजा हमने आपसे ये क्वेश्चन भी किया था और उस क्वेश्चन का जवाब हमें इंतजार रहेगा आप लोगों से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और हाल ही में वो आपके पेपर में भी आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन के बारे में जहाँ तक ताल्लुक है, इससे मिलती जुलती एक एग्जाम्पल है जो हाल ही में पेपर के अंदर आई थी और ये क्वेश्चन भी गुज़श्ता 30 इयर्स में 2 टाइम आ चुका हुआ है और इंटर लेवल में अगर कोई भी क्वेश्चन 2 टाइम अगर आपके 20-30 ईयर के अंदर भी आया हो तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लिहाजा ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शुमार है और जैसे कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अगर हम सारे करने बैठें फिर अच्छा खासा हमारा टाइम इसमें इस्तेमाल हो सकता है। और इस साल चूँकि हमने इस चैनल पे यही कहा था कि जो इस साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की जानिब और फर्स्ट ईयर का मैथ्स का चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 18 है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जो 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन आया है पेपर्स में, वो एग्जाम्पल आई थी जो है उन्होंने कहा था कि दोनों 2 सीक्वेंस है उसकी जो 9 टर्म है वो दोनों आपस में सेम है। वो जो बुक के अंदर आपको मिलेगी एग्जाम्पल नंबर आपकी 9 है और आप उससे देख सकते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द 2 APs आर एज 13 - 7n रेशियो 3n + 1 find the ratio of their first terms and also of their second terms। ठीक है, थोड़ी सी पूरा दिन पढ़ाने के बाद कुछ थकावट सी हो गई है, इसलिए जिस्म में बहुत ज़्यादा ऐसी चुस्ती नहीं है कि बड़े जज्बाती और जोशीले अंदाज से आपको लेक्चर दे। लिहाजा आपको सिखाना है और आपने सीखना है। इस सिलसिले में आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे जब आपको समझाया जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चंस के अंदर हमें एपीज के अंदर 2 आपको सीक्वेंस के एसएन दिए हुए हैं। एसएन एक आपको ये दिया है और दूसरा एसएन ये दिया है। लेकिन अगर आपने 16 क्वेश्चन किया हो तो उसके बाद आपको बासानी समझ आ सकता है कि कोई भी सीक्वेंस हो और उस सीक्वेंस के अंदर अगर n को n रखें और किसी भी सीक्वेंस के मुताबिक a यानी कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ले लें तो हमारे पास एक एस एन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आया।
तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि n सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द टू एपीज, के दो मतलब हमारे पास जो दोनों एपीज हैं वो n टर्म्स उनके दिए हुए हैं आपको ये। और अब इसको सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको सपोज कर लेंगे। सपोज कैसे करना है आपने, सपोज इस तरह से करेंगे कि हम एक को लेट कर लेंगे एस एन के इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने दो एपीज कहा हुआ है तो एक को लेट कर लेंगे एस एन और दूसरे को हम सपोज कर लेंगे एस डैश एन, ठीक है। तो हमें दोनों को इक्वल्स रखना है, वो भी रेशो में दिया है, ये भी हम रेशो में ले रहे हैं। तो पहला वाला जो हमारे पास एस एन है वो एस एन ही आपसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकंड आपको एस एन दिया है उसे एस डैश एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो बच्चे हद से ज़्यादा ज़हीन हैं, इसमें एक बात ऐसी भी सोच सकते हैं कि जिससे कि आपका वो आंसर नहीं आएगा जो बुक के पीछे है। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि जो बच्चे बहुत अक्लमंद हैं वो एक सोच इसमें सोचेंगे जो कि आंसर करेक्ट नहीं लाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दोनों एस एन जो दिए हुए हैं इनकी फर्स्ट टर्म की रेशियो बतानी है और सेकंड टर्म की रेशियोज बतानी है आपको। तो इसमें वो जो अकल और जहन जिस साइड चले जाता है उसमें हम जब फर्स्ट टर्म की रेशियो निकालते हैं वो तो सही आ जाती है, सेकंड नहीं आती। लिहाजा ये बात मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि अगर ऐसे स्टूडेंट मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो वो भी ये बात कहेंगे कि हाँ ऐसा हम भी सोच रहे थे, जैसे कि सर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लिहाजा वो बात सिर्फ इस लिहाज से जो वहां तक पहुंचेगा तो ये बात उनको मैं बता दूं कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक खास टेक्निक है, उसके बगैर इसका आंसर नहीं आएगा। क्योंकि बेसिकली हमें ना दो एस एन दिए हैं, हमें दो टी एन नहीं दिए हुए। अगर ये दो टी एन दिए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो कह रहा है कि इन दोनों एस एन जो आपको के दरमियान रेशियो दिया है दो डिफरेंट एपीज के दरमियान, उसमें हम पहली टर्म का रेशियो निकालें और सेकंड टर्म का रेशियो निकालें, जबकि ये तो एस एन है, टी एन तो नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले यहाँ पे एस एन का जो फॉर्मूला है हमें वो लिख के बताना है। हमारे पास जो फॉर्मूला एस एन का है वो है n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो आप बेसिकली क्या है कि इस क्वेश्चन में एस एन में हम लोग क्या करेंगे कि इसके फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। और किस तरह से अप्लाई करेंगे, और एक काम कीजिएगा कि ये जो रेशो है वो बेसिकली अपॉन को शो करता है, ठीक है। किसको करता है, अपॉन को। इसी तरह ये भी अपॉन को शो करता है। अब एस एन यहाँ लिखा है, एस एन की जगह ये फॉर्मूला आप यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे n/2 और 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। इसी तरह अब एक काम ये करना है कि जैसे ये s डैश n है, ठीक है ना, s डैश n है, तो हम लोगों ने करना क्या है कि n में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, n तो वही रहेगा n/2। लेकिन आप अगर s डैश है तो 2a डैश लिखेंगे, ओके। और एक बात याद रखें, n कभी चेंज नहीं होता, n दोनों सेम रहेंगे, और चेंजिंग अगर आती है तो a और d के अंदर आती है, तो यहाँ पे d डैश हो गया। तो अब बेसिकली करना क्या है कि आपने ये करना है कि एस एन आपने इसको लेट किया है, एस डैश एन इसको लेट किया है, ये ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में 13 माइनस 7n, और इसे जरा छोटा सा कर देते हैं और नीचे आ जाएगा रेशियो बेसिकली अपॉन को शो करता है 3n
प्लस का 1। अब जैसे कि मैं बता चुका हूं कि Sn में A और D आएंगे, बाकी फॉर्मूला है, और S डैश में A डैश और D डैश आएगा। अब उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास ये है कि वो कह रहा है कि हमें जो है वो T1, मतलब दो रिक्वायरमेंट्स है उनकी, एक तो ये है कि T1 और डैश T डैश 1, यानी कि पहली टर्म की रेशियोज बतानी है, जबकि ये दोनों Sn दिए हुए हैं। और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है यहाँ पे कि सिर्फ सेकंड टर्म दोनों फंक्शंस के दरमियान इसकी भी रेशियो बतानी है। ओके, तो अब सबसे पहले हमने करना क्या है, बुक में एग्जाम्पल भी दिया है कि Sn के फॉर्मूले को हमें Tn के फॉर्मूले में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि इन दोनों को काट दिया जाएगा, और काटने के बाद, कैंसिल करने के बाद, अब आपको इस फॉर्मूले को Tn का फॉर्मूला बनाना है। और Tn के फॉर्मूले में आपको पता है कि यहाँ पे 2a नहीं होता, यहाँ पे a होता है। तो इन दोनों को कट करने के बाद हम इन दोनों में से, यानी कि एक टर्म ये है और एक ये टर्म है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा। वो मैट्रिक क्लास में कॉमन नहीं आता था, फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ कॉमन आ जाता है। चाहे तो यहाँ से कोई भी नंबर कॉमन ले लें, 5 ले लें, x ले लें, y ले लें, जो चाहे कॉमन ले लें, क्योंकि बेसिकली जो नंबर कॉमन आ रहा होता है अंदर वाले नंबर से वो डिवाइड हो रहा होता है। जैसे 2a से 2a डिवाइड होने के बाद 1 आ गया। अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर दोनों टर्म हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से 2 कैंसिल होके a आ गया, और यहाँ पे n-1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे d लिख दिया जाएगा। ओके, इसी तरह हमने नीचे भी 2 कॉमन लेना है, और यहाँ पे a डैश आ जाएगा, और n-1/2, और यहाँ d डैश आ जाएगा। इसके बाद 13 - 7n वैसे ही लिखा जाएगा, और 3n+1 भी वैसे ही लिखा जाएगा। अब ये दोनों 2 भी काट दिए जाएंगे। अब देखिए, हमारे पास जो Tn का फॉर्मूला होता है, वो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें मालूम होना चाहिए कि Tn का फॉर्मूला हमारे पास a+n-1 और d है। तो अब अगर हम देखा जाए तो a तो आ चुका है, d भी है, और यहाँ पे n-1/2 है, और यह n-1 है। अब बेसिकली इसमें हमारे पास सिलसिला ये है कि हमने जो है वो Sn के फॉर्मूले को Tn के फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया या उसमें तब्दील कर दिया। अब हमें ये देखना है कि पहली टर्म का जो रेशियो है, और पहली टर्म AP को अगर हम यहाँ पे लिखें तो पहली टर्म हमारे पास A होती है, और दूसरी टर्म A+D होती है, और इसी तरह A+2D ये हमारी थर्ड टर्म होती है। तो हमने इन दोनों को देखना है। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमने बेसिकली अब वो पॉइंट आने लगा है जो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता। वो ये पॉइंट है कि हमने बेसिकली जो रेशियोज फर्स्ट टर्म में निकालनी है, तो यहाँ n जो है वो वेट कर रहा है कि यहाँ n की जगह क्या वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे वो पहली टर्म की रेशियो निकल आए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ना इस चीज को सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखने के बाद हम ये कह देंगे कि हम यहाँ पे T1 रेशियो T-1 को फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है बेसिकली कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे n-1/2 आ रहा है, इसे हमें यहाँ पे लेके आना है, और लाने के बाद हमें यहाँ पे इसको 0 रखना है। क्या रखना है? 0। तो ये 0 हमारी सोच है। वो क्या सोच है कि देखिए हमारी पहली टर्म क्या कहलाती है? A कहलाती है। क्या कहलाती है? A कहलाती है।
तो अब यहाँ पे ये तो दोनों कट हो गए, हमने जरा टाइम बचाने के लिए इसे साफ करके नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पे नजर आ रहे। लेकिन एक काम करते हैं, अगर आपने नोट कर लिया तो ये करने के बाद आपको अब ये नजर आ रहे हैं। ओके, अब ये नजर आने के बाद देखो, अगर पहली टर्म की रेशियो निकालनी है तो यहाँ सिर्फ ए रहना चाहिए और यहाँ सिर्फ ए डैश रहना चाहिए। तो ए मीन्स इस सीक्वेंस की पहली टर्म और ए डैश मीन्स इस सीक्वेंस या इस एस एन की पहली टर्म। तो लिहाजा अब इसको आप खुद सोचेंगे, पहली टर्म में तो हमारे पास एपी इसके अंदर, यानी कि ये एपी का सीक्वेंस है, तो इसके अंदर जो है डी तो नहीं होता, अगर होता है तो डी का कोएफिशिएंट क्या होता है 0। तो लिहाजा हम जो है इसको n-1/2 को 0 के इक्वल ले लेंगे। और अभी मैं बता देता हूँ कि जब सेकंड टर्म लेंगे तो यहाँ पे क्योंकि डी के साथ यहाँ 1 लिखा है, तो उस सूरत में हमें यही शक्ल को 1 के इक्वल लेना होगा। लेकिन अभी बात हो रही है T1 रेशो T-1 रेशो की, तो 1 की। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो n-1 है, 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास पता है ये 0 हो जाएगा और n की वैल्यू क्या निकल आएगी 1। तो लिहाजा इस n का इंतजार खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हमने हर जगह, यानी ये पूरा तो 0 हो जाएगा क्योंकि हमें पहली टर्म का रेशो निकालना है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो अब देखें आपके पास ये a तो ऐसे ही आ जाएगा और आपको पता है कि n-1/2 हमने किस लॉजिक पे 0 लिया था, क्योंकि यहाँ पे d नहीं है और अगर है तो वो 0 है और इससे जो n की वैल्यू आई है वो 1 आई है। अब यहाँ पे अगर हम इसे 0 रखते हैं तो d हमारे पास खत्म हो जाएगा। इसी तरह अपॉन में ये a डैश रहेगा और यहाँ पे भी अगर हम 0 लिखेंगे इसकी जगह तो ये खत्म हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे उन्होंने SN दिया था, बेसिकली ये वेट कर रहा है कि n क्या रखा जाए कि ये दोनों सीक्वेंस का जो है वो फर्स्ट टर्म बता दे। तो 13 तो वैसे ही आ जाएगा और 7 के बाद n की जगह जो हमारी यहाँ वैल्यूज आई है वो 1 रख देंगे यहाँ पे। और इसी तरह 3 into 1 plus 1 हो गया, तो ये हमारे पास अब हम चाहें तो T1 भी कह सकते हैं और इसे T-1 भी कह सकते हैं। और यहाँ पे 13 माइनस का 7 और इसी तरह 3 प्लस का 1, तो ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। तो इसको कट करने के बाद हमारे पास T1 रेशो T-1 3:2, ये हमारी पहला इसका जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया। अब इस चीज को दोबारा यहाँ पे लेना है और मैं यहाँ पे इशारा लगा देता हूँ कि अब हम जो है वो फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, T2 डैश रेशो T2 डैश रेशो ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमें दूसरी टर्म का रेशो चाहिए क्योंकि कुछ ये क्वेश्चन टेक्निकली है और इंशाल्लाह आप वीडियो को गौर से आखिर तक देखते रहेंगे तो समझ आ जाएगी। और YouTube में आपको पता है ये सहूलत होती है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पीछे करके बात सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि सेकंड टर्म और दोनों जो एपीज दिए हैं, एक T2 और एक T-2, इनका निकालने के लिए अब इस टाइम n-1/2 को हमें 1 लेना है। सारी अकल, सारी सोच, सारी समझ इसी बात पे, ये 1 कहाँ से आया। ये मैंने साइड पे जो एपीज लिखा है, तो एपीज के अंदर ये पहली टर्म है, ये दूसरी है और ये तीसरी टर्म है। अब बेसिकली हम जब सेकंड टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगर आपने हमारी इससे पहले वीडियोस देखी हुई है तो उसके अंदर आपको पता है कि हमारे पास जो एपीज होता है और वो उसमें पहली टर्म में D 0 होता है, दूसरी टर्म में D
1 होता है और तीसरी टर्म में टी डी 2d होता है। सही है। तो यानी कि जो भी टर्म होती है उसमें डी का साथ जो नंबर होता है वो एक नंबर कम होता है। इसके लिए हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं और 4 लेक्चर हम दे चुके हैं आप लोगों को। और ये हमारा ऊपर आपके पास आई इंडिकेट कर रहा है पुरानी वीडियोस को। आप इसे क्लिक करें तो आप जो है हमारे आइकॉन के जरिए पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पे हम वैल्यूज निकालते हैं। तो n-1 है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और इसी तरह 2 में 1 प्लस किया तो n कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक लाइन हम और खींच लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पे आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर कंप्लीट समझा सकें। और अब हमें क्या करना है कि वही काम करना है जैसे हमने T1 के लिए किया था कि हमें इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर n-1/2 को हमने लिया था 1। तो इस टाइम ये चीज क्या होगी जरा आप देखें साथ में, ये a ऐसे लिखा जाएगा और प्लस के बाद अब यहाँ पे ये 0 नहीं है क्योंकि पहले यहाँ 0 था पहली टर्म के लिहाज से। दूसरी टर्म के लिहाज से हम इसे 1 लेते हैं और क्योंकि यहाँ पे d के साथ 1 लिखा होता है तो लिहाजा अब जब हम यहाँ वैल्यूज को रखेंगे तो ये n-1/2 की जगह पूरा का पूरा हम 1 नंबर लिख देंगे। और 1 ना भी लिखा जाए तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे d आ गया। और इसी तरह अपॉन में हमें पता है कि डैश से हम a और d रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ a डैश आ गया और यहाँ पे 1d डैश आ गया। एक तरह से ये सेकेंड टर्म में एक सीक्वेंस की और ये भी सेकेंड टर्म में सेकेंड सीक्वेंस की जो डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ जो लिखी हुई है वैल्यू ये बेसिकली आवाजें दे रहा है बार बार कि मुझे n बताओ तो मैं आंसर दूं और मेरा काम खत्म हो जाए। तो n हम निकाल चुके हुए हैं और n की जगह हम ब्रैकेट फिलहाल बना रहे हैं ताकि हम बताएं कि n हमारा कौन सा है जो हमने वैल्यू रखनी है। वह n हमारे पास 3 है तो 3 वैल्यूज इधर भी रखेंगे और यहाँ पे भी रख देंगे और ये हमारे पास T2 हो जाएगा और ये हमारे पास T-2 हो जाएगा। इसी तरह ये 13 माइनस का 21 हो जाएगा अपॉन में 9+1। और इस टाइम जिस तरह उन्होंने पूछा हुआ है रेशो उसी तरह हम यहाँ पे लिख के बता देंगे। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, अल्लाह भला करे आपका, -8/10। चलो इस टाइम अभी हम अपॉन में लिख देते हैं इसको। आप समझ गए हैं कटिंग हो रही है, कटिंग वैसे भी हो जाती है लेकिन बेहतर है कि हम वो काम करें जो आपको ज्यादा बेहतर नजर आए। ठीक है, अब हम रेशो डाल देंगे T-2 और ये हो जाएगा -4/5। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड टर्म का भी रेशो आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको हम ऊपर से एक दफा सारा आप देख लें कि किस तरह से फाइंड आउट हो रहा है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपने देखा।